नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है कोल्ड वार, शीत युद्ध। कोल्ड वार के इस टॉपिक के अंतर्गत अपन 3 चीजें डिस्कस करेंगे: मीनिंग, अभिप्राय, नेचर, प्रकृति या लक्षण, और टेक्निक्स ऑफ कोल्ड वार अर्थात उसके साधन। तो सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड वार की मीनिंग अर्थात अभिप्राय के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात देखिए 2 महाशक्तियां उभर कर आई। वर्ल्ड वार से पहले अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले 5 महाशक्तियां हुआ करती थी, और वो 5 थी जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो ये 5 कमजोर हो गई, ध्वस्त हो गई, और नई महाशक्तियां उभर कर आई 2, एक सोवियत संघ और दूसरी अमेरिका। सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था तब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही आपस में सहयोगी थे, मित्र थे, और शत्रु राष्ट्र के विरुद्ध मिलकर युद्ध में सहयोग कर रहे थे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के पहले ही अंतिम चरण में जब चल रहा था तभी से इन दोनों के बीच में मतभेद उभर कर आने लग गए, और वर्ल्ड वार के पश्चात दोनों के जो मतभेद थे बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए। दोनों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास, संदेह, घृणा का वातावरण पैदा हो गए और तनावपूर्ण संबंध बन गए। तो जो शीत युद्ध जो शब्द है वो इन दोनों के मध्य जो तनावपूर्ण संबंध थे उन्हीं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो तनावपूर्ण संबंध थे उनके लिए शीत युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उसे ही हम शीत युद्ध कहते हैं। सबसे पहले 1947 में विद्वान थे बर्नार्ड एम बरूच, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया था, और उसके पश्चात ये शीत युद्ध इनके लिए फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया, और तब से इसके लिए शीत युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया जाने लग गया। बहुत सारे विद्वानों ने शीत युद्ध को परिभाषित भी किया है। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं हॉटमैन की। हॉटमैन ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि शीत युद्ध 2 राष्ट्रों के मध्य तनाव की उस स्थिति से है शीत युद्ध का अभिप्राय जिसमें एक पक्ष दूसरे को कमजोर और अपने को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है, लेकिन यह वास्तविक युद्ध नहीं होता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फ्लेमिंग की, तो फ्लेमिंग ने भी शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए कहा है कि ये एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क से लड़ा जाने वाला युद्ध है। अर्थात इसमें विचारों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है और विचारों की लड़ाई है एक तरह से। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जोसेफ फ्रैंकलिन ने भी इसको परिभाषित किया है, और उन्होंने ये कहा है कि शीत युद्ध 2 बड़े राज्यों के मध्य चालों और प्रतिचालों का एक सिलसिला है। अर्थात इसमें दोनों ही राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध चाल चलते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको परिभाषित करते हुए कहा है, उन्होंने इसको पुरातन शक्ति संतुलन की नवीन अवधारणा बताया। अर्थात ये दोनों महाशक्तियों में आपस में संतुलन कायम करने का प्रयास किया गया है। लुई हार्ले ने भी इसको परिभाषित किया है। लुई हार्ले ये कहते हैं कि शीत युद्ध दोनों के मध्य तनावपूर्ण उस स्थिति का नाम है जो युद्ध नहीं होते हुए भी युद्ध से ज्यादा भयानक थी। ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समाधान करने की बजाय उन्हें उलझाने का प्रयास किया गया, उन्हें उलझाया गया। इस तरह इन्होंने इनको परिभाषित किया है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे और भी विद्वान हैं, जैसे डॉक्टर एम.एस. राजन है, डॉक्टर के.पी.एस. मेनन है, जॉन फॉस्टर डलेस है, ग्रीस है, इत्यादि विद्वानों ने भी अपने विचार यहाँ पर रखे हैं। और अंत में हम यही कह सकते हैं शीत युद्ध जो था अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनावपूर्ण संबंधों का नाम है। इसके पश्चात अपन देखते हैं शीत युद्ध की प्रकृति अर्थात नेचर, अर्थात इसके लक्षण क्या थे, ये किस तरह की कंडीशन थी। शीत युद्ध की प्रकृति के बारे में जब अपन बात करते हैं तो बहुत सारी इसकी विशेषताएं या लक्षण या बहुत सारी बातें उभर कर आती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला इसका लक्षण या प्रकृति यही थी कि यह न पूर्ण शांति और न पूर्ण युद्ध की स्थिति थी। अर्थात न तो पूर्ण रूप से शांति थी और न ही वास्तव में युद्ध था, बल्कि दोनों के बीच की स्थिति थी। विद्वानों ने इसके लिए शब्द भी इस्तेमाल किया है उष्ण शांति। अर्थात दोनों राष्ट्रों के मध्य तनाव की ऐसी स्थिति थी जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपने को शक्तिशाली और दूसरे को कमजोर करने का प्रयास करता था। तो न तो युद्ध था न पूर्ण शांति की अवस्था थी। इसी तरह इसके बारे में कहा जाता है कि यह वाक युद्ध था। अर्थात ये अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा जाने वाला युद्ध था, बल्कि कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, प्रसारण, मंच और नेताओं की
भाषणों के द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध था, अर्थात मुंह से लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसका युद्ध का जो क्षेत्र था वो मनुष्य का मस्तिष्क था, युद्ध का मैदान नहीं था। अर्थात इसके अंतर्गत दोनों ही राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार प्रसार, मुंह से आलोचना करते थे, भर्त्सना करते थे, इस तरह के मंचों का इस्तेमाल करते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। तो वाक युद्ध था, मुंह से लड़ा जाने वाला युद्ध था, प्रचारात्मक युद्ध था। अर्थात इसके अंतर्गत दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे की भर्त्सना करने के लिए प्रचार का सहारा लेती थी, एक दूसरे के विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप लगाते थे और उनका भरसक प्रयास करते थे, प्रचार प्रसार करने का पूरा प्रयास करते थे। जैसे अपन बात करते हैं, सोवियत संघ ने अमेरिका को डॉलर साम्राज्यवाद, वैज्ञानिक शोषण और संगठित लूट कहा, तो उधर दूसरी तरफ अमेरिका ने सोवियत संघ पर आरोप लगाए लोहा आवरण की नीति, मानवाधिकारों का हत्यारा, एक नवीन साम्राज्यवाद, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप उन्होंने लगाए। दोनों ही प्रचार प्रसार करके इस तरह का प्रयास करते थे कि विरोधी देश की जो जनता थी उसका मनोबल कम करने का प्रयास करते थे और अपने आप को बहुत ही न्यायप्रिय, शक्तिशाली और बहुत ही श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते थे। तो ये प्रचारात्मक युद्ध था, एक दूसरे की आलोचना करने का पूरा भरसक प्रयास किया जाता था और प्रचार प्रसार किया जाता था। ये एक तरह से कूटनीतिक युद्ध था। शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध दोनों ही राष्ट्र बनाए रख रहे थे, ऊपर से संबंध कायम करते, बातचीत भी करते, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते। अर्थात ऊपर से वो शांतिकालीन प्रयास करते थे, वार्ताएं करते थे और अंदर ही अंदर दुश्मनी रखते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। और उनकी ये कोशिश होती थी कि शत्रु के जो मित्र राष्ट्र उनको कम करें और अपने मित्र ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। तो एक तरह से ये कूटनीतिक युद्ध था, कूटनीति इसमें इस्तेमाल की जाती थी। इस तरह ये था कि ये युद्ध का वातावरण था, वास्तविक युद्ध नहीं था, युद्ध का वातावरण था। ये हमेशा डर रहता था कि कभी भी युद्ध हो सकता है। इसलिए इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक शब्द भी यहाँ इस्तेमाल किया गया है कि निलंबित मृत्युदंड है, क्योंकि कभी भी डर रहता था, निलंबित था लेकिन हो सकता था, ऐसी संभावना रहती थी। हालांकि दोनों ही राष्ट्र ये जानते थे कि युद्ध से बहुत बड़े जनधन की हानि होगी, नरसंहार होगा, इसलिए वो दोनों का ही प्रयास उनका यही रहता था कि वो युद्ध के नरसंहार से बचते हुए युद्ध के उद्देश्यों को शीत युद्ध में प्राप्त करने का प्रयास करते थे। इसी तरह ये कहा जाता है कि सैद्धांतिक और वैचारिक युद्ध था। केपीएस मेनन ने ये बात कही है यहाँ पर कि ये सैद्धांतिक और विचारधाराओं का युद्ध था, ये दो पद्धतियों का युद्ध था, ये दो गुटों का युद्ध था, ये दो राज्यों का युद्ध था, और अगर अपन और भी गहरे जाएं तो दो व्यक्तियों के मध्य युद्ध था। जब हम बात करते हैं कि दो विचारधाराओं का युद्ध था, तो विचारधारा थी पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा। अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था और यूएसएसआर सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थक था। यदि हम बात करें पद्धतियों की कि ये दो पद्धतियों के मध्य युद्ध था, तो अमेरिका उदारवाद और लोकतांत्रिक पद्धति का उदाहरण था, तो सोवियत संघ सर्वसत्तावाद पद्धति अपनाए हुए था। जब बात करते हैं गुटों की, तो पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट के मध्य युद्ध था। अमेरिका और मित्र राष्ट्र पश्चिमी गुट थे और सोवियत संघ और उसके समर्थक राष्ट्र पूर्वी गुट कहलाते थे। जब बात करते हैं राज्यों की, तो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य युद्ध था। और अगर अपन बात करते हैं व्यक्तियों की, तो ये जो युद्ध था जॉन फॉस्टर डलेस और स्टालिन के मध्य युद्ध था। अर्थात दो विचारधाराओं, दो सिद्धांतों के बीच की लड़ाई थी या युद्ध था। इसी तरह एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है कि ये स्नायु युद्ध था। वार ऑफ नर्वस भी इसको कहा जाता है। इसमें घृणा, वैमनस्य, अंधविश्वास और ऐसा वातावरण था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को दोनों राष्ट्रों ने सुलझाने की बजाय उन्हें उलझाने का प्रयास किया। तो इसे स्नायु युद्ध भी कहा जाता है। इसी तरह आता है कि विश्व नेतृत्व की आकांक्षा, अर्थात दोनों ही महाशक्तियां विश्व का नेतृत्व करना चाहती थी। दोनों के मन में ही ये बात थी कि हम अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएं, विस्तार करें और विश्व का नेतृत्व करना चाहती थी या नेता बनना चाहते थे। इसके लिए दोनों ही राष्ट्रों ने जो कमजोर राष्ट्र थे उनको मदद देना शुरू किया, अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू किया, उन्हें सैनिक और आर्थिक सहायता दी और शत्रु राष्ट्र के राष्ट्रों की संख्या कम करने का प्रयास किया। तो ये विश्व नेतृत्व की आकांक्षा की लड़ाई थी। दोनों ही सर्वोच्च पद को हासिल करना चाहते थे। इसी तरह आता है कि सैनिक प्रवृत्ति थी।
अर्थात इस समय शीत युद्ध के समय दोनों ही महाशक्तियों ने सुरक्षा का कृत्रिम हवाला दिया। सोवियत संघ ये कहता था कि पूंजीवादी गुट या पश्चिमी गुट से हमारी सुरक्षा को खतरा है, और पश्चिमी गुट पूर्वी गुट अर्थात यूएसएसआर उसके मित्र राष्ट्रों के लिए कहता था कि हमारी सुरक्षा को खतरा है। इसलिए दोनों ने ही सैनिक प्रवृत्ति अपनाई, और सैनिक प्रवृत्ति के अंतर्गत दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा सैनिक संगठन बनाए गए, जैसे नाटो है, सीटो है, सेंटो है, वार्सा पैक्ट है। इसी तरह दोनों ने ही शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया, सैनिक अड्डों की स्थापना की है, और दोनों ने ऐसे विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण शुरू किया और दूसरे देशों को निर्यात करना शुरू कर दिया। इस तरह सैनिक प्रवृत्ति पाई जाती थी। इसी तरह अगर हम ये कहें कि ये विश्वव्यापी क्षेत्र था, अर्थात शीत युद्ध कहने को तो दो महाशक्तियों के बीच में युद्ध था, लेकिन इसका जो प्रभाव था वो समस्त विश्व पर पड़ा। सारा विश्व इससे प्रभावित हुआ, अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, और यूएनओ जो था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, वो तो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुआ और शीत युद्ध का अखाड़ा बन गया। और वहां पर ये होने लग गया कि एक राष्ट्र कोई नीति अपनाता और दूसरा गुट उसका आलोचना करता और उसको आगे कार्य करने ही नहीं दिया जाता था। इस तरह जो शीत युद्ध था वो उसका प्रभाव जो था वो विश्वव्यापी रहा। अतः जो शीत युद्ध था वो 1947 या हम यूं कहें कि 1945 के बाद से ही शुरू हो गया था, लेकिन वहां से लेकर 1989 से लेकर 90 तक के जो पीरियड था, जो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनाव थे, उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता था, और एक तरह से ये मनोवैज्ञानिक युद्ध था। इसमें शामिल दोनों ही पक्ष कूटनैतिक संबंध बनाए रखते हुए शत्रु भाव रखते थे, और सशस्त्र युद्ध के अलावा अन्य सभी तरीके एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते थे, और अपने अपने सिद्धांतों और विचारधाराओं की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने का प्रयास करते थे। दोनों ही दूसरे देशों को अपने अपने क्षेत्र में लाने का प्रयास करते थे, उन्हें आर्थिक सहायता देते थे, जासूसी करते थे, सैनिक हस्तक्षेप अपनाते थे, शस्त्रीकरण करते थे, अस्त्र शस्त्र निर्यात करते थे, सैनिक गुटबंदी का तरीका अपनाया, और अनेक प्रादेशिक संगठनों का भी इन्होंने निर्माण किया। तो इस तरह से जो शीत युद्ध था वो वास्तविक युद्ध न होकर एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, जिसमें हमेशा युद्ध का वातावरण बना रहता था। इसके पश्चात हम देखते हैं टेक्निक्स ऑफ कोल्ड वॉर। सामान्यतः ये प्रश्न आता है परीक्षा के अंतर्गत, इसकी शीत युद्ध के साधन बताइए, या शीत युद्ध में कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल की गई है। ज्यादातर विद्यार्थी इस बात में भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें कंफ्यूज हो जाता है कि हम कौन से साधन लिखें। यदि हम गौर से देखते हैं तो यही एक तरह से शीत युद्ध के साधन आते हैं जो हमने प्रकृति में देखे, लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक को अलग से शेयर कर देती हूँ, स्पष्ट कर देती हूँ कि शीत युद्ध की जो टेक्निक्स थी उनमें सबसे मुख्य टेक्निक्स थी प्रचार प्रसार। अर्थात दोनों ही इस तरीके अपनाते थे, अपनी श्रेष्ठता और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रचार प्रसार को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसी तरह दूसरी जो मुख्य टेक्निक्स थी वो ये थी, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे और इसके लिए दिखावा करते थे। कभी सैनिक अस्त्र शस्त्र बनाते थे, उसका प्रचार प्रसार करते थे, दूसरे को नीचा दिखाते थे और अपनी ताकत को ज्यादा प्रदर्शित करते थे, तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। कमजोर राष्ट्रों को आर्थिक और सैनिक सहायता देते थे। ये भी एक तरीका था। उन राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देने के पश्चात वो राष्ट्र जो थे वो इनके अधीन हो जाते थे, एक तरह से इनके कहने के अनुसार वो चलते थे और इनके ग्रुप में शामिल होते थे। तो दोनों ने ये तरीका अपनाया, कमजोर राष्ट्रों को सैनिक, अस्त्र शस्त्र और आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया। इसी तरह एक जासूसी भी इनका एक मुख्य उपकरण था, एक साधन था। उस समय एक दूसरे की जासूसी करते थे। और आपने अगर सुना भी होगा, बहुत ही फेमस ये घटना है U2 विमान कांड। और ये जासूसी की वजह से ही दोनों में मतभेद भी काफी हुए और शीत युद्ध को बढ़ावा भी मिला, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे की जासूसी करते थे। इसके अलावा एक और आता है कूटनीति, अर्थात ऊपर से दिखावा करना और अंदर ही अंदर एक दूसरे को कमजोर करने की कूटनीति भी चलते थे। अर्थात कहते कुछ और थे और करते कुछ और थे। तो इस तरह ये टेक्निक्स अपनाई जाती थी। प्रचार प्रसार करते थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, आर्थिक और सैनिक सहायता देते थे, एक दूसरे की जासूसी करते थे, कूटनीतिक तरीके अपनाए जाते थे, एक दूसरे की भर्त्सना करते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे और प्रचार प्रसार उसके लिए करते थे। ये तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। धन्यवाद।